बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरर हिस्ट्री तलस्लीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 5वां ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें हम एंशियन वर्ल्ड, ग्रीक एंड रोम के बारे में पढ़ेंगे। यूनान और रोम ये दो अजीम सल्तनतें माजी का हिस्सा रही हैं, आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं। इनकी बहुत ही दिलचस्प और कदीम तारीख़ से हम आज आगाही हासिल करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह दोनों सल्तनतें मौजूद थीं, उनका सकाफ़ती विरसा, उनके नज़रियात, उनके अकायद, उनके फ़िलासफ़र्स, उनका निज़ाम हुकूमत, उनके रिवायात, उनकी सकाफ़त क्या थी। हर चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूनान की बात करते हैं, यानी ग्रीक। ये आपके सामने एक नक्शा है जिसमें आप देख सकते हैं एजियन सी। यूनान यानी ग्रीक ऐसा मुल्क है जो कि बर आज़म यूरोप में मौजूद है, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप में मौजूद है। इसमें एक समंदर है एजियन सी। एजियन सी के किनारे पर ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीक है, ठीक है। उसमें दो उसके बहुत ही मशहूर शहर हैं, एक एथेंस और एक स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा, इनका एक मखसूस कल्चर था। शुरू से ही ये बच्चे की नशोनुमा और तरबियत करते थे। एथेंस वाले बच्चों के तालीमी तरबियत के हवाले से ज़्यादा कॉन्शियस थे, बच्चों की तालीमी तरबियत करते थे। जबकि स्पार्टा कबाइल वाले बच्चे को जंगजू बनाते थे, एक वॉरियर बनाते थे जो कि हमेशा तलवार और नेज़े के साथ खेलता था और वही उसका ज़िंदगी का हिस्सा होता था। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एंशियन ग्रीक हैड बीन क्वाइट constant to the making constitutional to the making of what we know call as modern European civilization. Greek is situated in the southern eastern part of Europe and separate from the Asia Minor by the Aegean Sea. एशिया माइनर किसको कहते हैं? टर्की को कहा जाता है एशिया माइनर कहा जाता है कि एजियन सी जो है ये एशिया माइनर और ग्रीक को सेपरेट करता है, ठीक है। One of the largest islands which appears directly below the peninsula is Crete. यहाँ पर क्रीट का एक जजीरा भी मौजूद है जो कि इन दोनों के हवाले से एक पेनिनसुला, यानी पेनिनसुला से मुराद होता है जजीरा नुमा, यानी एक ऐसा जजीरा जिसको तीन अतराफ़ से समंदर ने घेरा हुआ हो और एक तरफ से खुश्की हो, यानी चारों तरफ से समंदर वाला हिस्सा मौजूद ना हो तो वो आइलैंड हो जाएगा। और ये पेनिनसुला जिसके तीन तरफ समंदर हो और एक तरफ खुश्की हो। The Aegean civilization, also known by other names such as Cretan or Minoan, even before the advent of Phoenicians as traders and sailors in this region, the Aegeans or Cretans flourished a trading people and built an empire. They built cities on the mainland of Greek on Aegean islands and in Asia Minor. Their main outpost in Asia Minor was the city of Troy. ट्रॉय एक ऐसा शहर था जो कि तुर्की के साथ मौजूद था और इसके हवाले से ये स्पार्टन यानी ग्रीक की और ट्रॉय के हवाले से जंगें भी होती रही हैं। इट वाज ए कनोसस दैट द स्प्लेंडिड पैलेस ऑफ किंग मिनोस वाज फाउंड। द एजियन सिविलाइजेशन ऑन द आइलैंड ऑफ क्रीट वाज प्रोबेबली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू डिस्ट्रेस ऑफ इरप्शन ऑफ द वोल्केनो आइलैंड्स इन थेरा एक शहर था जहाँ पर बहुत बड़ा एक आतिशा फटा था जिसकी वजह से ये शहर तबाह हो गया। About 2000 years BC, the mainland of Greek was invaded by Achaeans, a branch of Indo-Europeans. यहाँ पर इंडो-यूरोपियन के लोगों ने हमला किया। Several migration of the semi-barbaric tribesmen into the mainland of Greek took place. These invaders settled on the mainland and some of them even occupied the islands nearby the Crete. About 1200 BC, they attacked the city of Troy. A 10-year sign and final destruction on the city are described by होमर in one of his epic poem. होमर एक बहुत कदीम यूनानी
शायर गुज़रा है, उन्होंने अपनी नज़म में भी उस शहर की तबाही का यानी ट्रॉय की सिटी का, ट्रॉय के शहर के हवाले से इस जंग का ज़िक्र किया है। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें कि डेवलपमेंट ऑफ सिटी स्टेट्स क्या थी, जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड द ट्राइबल करेक्टर ऑफ द अर्ली ग्रीक वर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर और conducive on the growth of city states. Each tribe occupied a valley which was separated from the other of mountain and rivers. कहा जाता है कि बाज़ औक़ात इसमें जंगी होती रहती थीं, यूनान की आपस में भी जंगी होती रहती थीं, यानी जो ये एथेंस वाले थे और स्पार्टा वाले ये आपस में लड़ते रहते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि एथेंस और स्पार्टा मिलकर किसी दूसरी कौम का मुकाबला करते थे और बाज़ औक़ात आपस में लड़ते रहते थे। तो इस तरह अप्स एंड डाउन्स इनमें होते रहते थे। फर्दरमोर ईच सिटी स्टेट guarded zealously its independent status and often was jealous of her neighborhoods. Each city state with its court side formed its own government with a king and council. हर एक शहर की अपना किंग और काउंसिल होती थी। The most prominent among several city states were Athens, Sparta, Corinth and Thebes. कौन से शहर थे? थेबीज, गोरिन्स, स्पार्टा और एथेंस। यही शहर की आर्मी जो आपस में लड़ती रहती थी या फिर दूसरों के साथ लड़ते रहते थे। तो इस तरह उनकी जो सिटी स्टेट्स इस तरह थीं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या थी? टू बिगिन विद ऑल द स्टेट्स हैड मोनार्की विच ईच मोनार्क बिगेन टू गवर्न हिज ओन स्टेट विद द असिस्टेंस ऑफ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ नोबल्स। हर एक जो शहर के हवाले से जो हुकूमत बनाई गई थी उसमें मोनार्की यानी बादशाही निज़ाम मौजूद था और बादशाही निज़ाम में मुख्तलिफ कौंसलें होती थीं। बट ड्यू टू सेवरल रीजन्स मोनार्की डिड नॉट रिमेन एज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. There were changes, and particularly with regard to Sparta and Athens. Sparta was probably the largest city-state. There were three classes in society, namely peers, freemen, and helots. अच्छा, पीर क्या था? ये बादशाह या उमरा थे। फ्रीमैन से मुराद वो मर्द हजरात थे जो कौंसिल का हिस्सा होते थे। एंड हिलॉट से मुराद उनकी स्लेव थे। ओनली द पीर्स गोट फुली सिटीजनशिप एंड द रेस्ट रिमेनिंग विदाउट प्रिविलेजेस. The helots were always revolting, and thereof the peers received military trainings and kept themselves in readiness to suppress their revolts. कहा जाता है कि जो हिलोट्स थे वो बागी थे, बगावत करते रहते थे, और जो पीर थे वो फौजी ट्रेनिंग लेकर उस बगावत को कुचलने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। अच्छा, उसके साथ हम देखते हैं कि इनके मशहूर बादशाह कौन से गुजरे हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट का आपने नाम सुना है। सिकंदर आज़म। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक यूनानी था जो मकदूनिया की रियासत में पैदा हुआ। उसके बाप का नाम फिलिप्स था और कम उम्री में ही वो जंगी फ़नून और अमूर का माहिर हो गया और इस तरह वो चल पड़ा नई दुनियाओं की तलाश में। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म ने ईरान और फिर हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाके फ़तह किए। एक बहुत मशहूर लड़ाई भी है कि सिकंदर आज़म ने राजा पोरस दरिया जहलम के किनारे यानी मौजूदा पाकिस्तान में बरसगीर पाक हिंद को बरसगीर कहा जाता था, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। सिकंदर आज़म ने राजा पोरस से लड़ाई की, राजा पोरस से जंग की दरिया जहलम के किनारे और राजा पोरस को शिकस्त दी। तो इसका मतलब ये है कि अहले यूनान वाले ना सिर्फ स्पार्टा, एथेंस और थेबिस तक वो थे, इसके अलावा वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर फ़तह भी हासिल कर रहे थे, जैसे ट्रॉय है, जैसे एशिया माइनर है, जैसे ईरान इराक़ है, या फिर मौजूदा पाक व हिंद यानी बरसगीर है। ठीक है। इसके अलावा सिकंदर यूनानी जो है वो अफ्रीका के इलाके मिस्र तक भी पहुंचा और मिस्र में भी अपनी हुकूमत कायम की। ठीक है। उसके साथ हम देखते हैं कि इनके फ़िलासफ़र्स क्या थे। कहा जाता है कि यूनान एक ऐसा मुल्क था जिसके बहुत सारे नामी ग्रामी फ़िलासफ़र्स पैदा हुए, जैसे सोक्रेट्स यानी सुकरात, प्लेटोनो यानी अफलातून, अरिस्टोटल यानी अरस्तु। अब सुकरात जो है उसके शागिर्द का नाम अफलातून था, अफलातून के शागिर्द का नाम अरस्तु था, अरस्तु का शागिर्द था सिकंदर आज़म। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनके फ़िलासफ़र के हवाले से देखें, द एज ऑफ पेरिसर्स वर आल्सो द एज ऑफ रीज़न, कि यूनान का जो दौर हुकूमत है वो
वजह, दलील, रीज़न का दौर कहलाता था। ग्रेट ग्रीक फिलोसफर्स वांटेड टू लर्न और सीक ट्रू नॉलेज अबाउट मैन एंड यूनिवर्स, कि ज़िंदगी क्या है, कायनात क्या है, दुनिया क्या है, इंसान का मकसद क्या है। ये फ़िलासफ़र्स जो है उनके मकासद थे, उनके नज़रियात थे। दे वर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट एनी थिंग विच डिड नॉट विथस्टैंड दिस टेस्ट ऑफ रीज़न। हर वो काम जो किसी न किसी दलील या वजह से होता था उसको एक्सेप्ट करते थे, अदर दैन द रीज़न द लॉजिक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, रिजेक्ट कर देते थे। यानी हर वो चीज़ अगर वो दलील या मंतक पर पूरी उतरती है तो उसको एक्सेप्ट करते थे। द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग देम वाज सोक्रेट्स एंड एथोनियन एंड प्लेटो एंड अरिस्टोटल। ठीक है। एजुकेशन के हवाले से क्या था, दे वर सोफिस्ट, वाइज मैन और टीचर्स हु बिकेम वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द एजुकेटेड यूथ। दे टॉट ऑर्चरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, ग्रामर एंड लिटरेचर। मिलिट्री ट्रेनिंग वाज मेड कंपल्सरी इन ऑल द स्कूल्स। हर स्कूल, चाहे वो एथेंस के हवाले से हो, थीबिस के हवाले से हो, या वो स्पार्टा के हवाले से हो, वहाँ जंग की तालीम व तरबियत लाजमी दी जाती थी। ठीक है। इसके अलावा ग्रीक लिटरेचर क्या था, ग्रीक लिटरेचर के हवाले से हम देखते हैं, द पेरिक्लिन एज वाज द गोल्डन एज ऑफ ग्रीक डेज। The ancient Greek loved to see the tragic plays of Aeschylus, Sophocles, and Euripides enacted on the stage. The Athenian government awarded an annual prize to the best playwright after an ओपन कॉन्टेस्ट, के मुख्तलिफ प्ले राइट्स के हवाले से मुकाबला होता था और वहाँ पर स्कॉलर्स की तारीफ भी की जाती थी और जो परफॉर्म करते थे उनका अवार्ड भी दिया जाता था। नॉलेज ऑफ द पास्ट वाज पॉपुलराइज्ड थ्रू myths, legends and folklores, but its authenticity was always questioned. Herodotus raised the status of history and is now regarded as the father of the history. हेरोडोटस यानी 484 से 425 कबल अज़ मसीह एक बहुत ही अजीम तारीख़दान गुज़रा है जो कि यूनान से ताल्लुक़ रखता था, ग्रीक से ताल्लुक़ रखता था। हेरोडोटस वो शख्स है जिसने सबसे पहले तारीख़ के बारे में लिखा, हिस्ट्री के बारे में लिखा। और आज आप जानते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस इज़ कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को हिस्ट्री का बाप यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ लिटरेचर क्या था? लिरिकल पोइट्री सेट टू म्यूजिक बिकेम ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव और सैडनेस फॉर गेटी। द फर्स्ट पोएट्स हु कंपोज दिस टाइप ऑफ लिरिकल पोइट्स वाज सफ़ो। सफ़ो एक ऐसी शायरा थी जिसने लिरिकल पोइट्री कंपोज की। अनदर ग्रेट पोइट हु प्रोड्यूस्ड द काइंड वाज पिंडार। ठीक है। इसके हवाले से साइंस और के हवाले से भी बहुत तरक्की याफ्ता कौम थी और वो मज़ाहिर फ़ितरत की पूजा भी करते थे रिलीजन्स के हवाले से। और इसके हवाले से बहुत सारे देवताओं की पूजा भी करते थे। यानी देवता की पूजा करना और मज़ाहिर फ़ितरत की पूजा करना उनके मजहबी नज़रियात में से था। अच्छा, ये इमारतें हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर, दी आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में भी वो बहुत आगे बढ़े हुए थे। पिलर नुमा ये इमारतें बनाना उनकी तामीरात का एक ख़ास हिस्सा था, उनका सकाफ़ती विरसा था। यानी पिलर्स के हवाले से जो इमारतें बनाई जाती हैं वो बिल्कुल यूनानी कल्चर से ये चीज़ें ली गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रोम की। रोम भी इसी तरह यूनान के साथ साथ एक बहुत ही अजीम जो है वो उसका सकाफ़ती विरसा है रोमन सिविलाइजेशन का। यह आपके सामने मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी को उर्दू में बहिरा रूम कहते हैं और रूम इसी हवाले से कहते हैं कि इसके अलावा ये रूम मौजूद है। अच्छा, पहले कदीम दौर में यानी क़ब्ल अज़ मसीह में जब ये 1200 से लेकर 186 क़ब्ल अज़ मसीह BC बिफोर द क्राइस्ट यहाँ तक जो है वो रूम एक अजीम सल्तनत रहा। यहाँ बहुत सारी जंगें हुई, वाक़यात बदलते रहे, हालात बदलते रहे, हुक्मरान बदलते रहे, लेकिन सल्तनत रोमा कायम रहा। अच्छा, अब आजकल क्या है कि ये रोम इस वक्त यूरोप का हिस्सा है और एक मुल्क है इटली। आपने सुना होगा इटली, ये आपके सामने मौजूद है। अब रोम एक छोटा सा शहर है। अब रोम जो है
ये इटली का दारुल हुकूमत कहलाता है। पहले ये कदीम रोम एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, अब एक छोटा सा शहर है और इटली का दारुल हुकूमत कहलाता है। तो हम कदीम रोम की बात करते हैं। वाइल द एंशिएंट ग्रीक गेव द वर्ल्ड देयर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आर्ट, फिलोसफी, साइंस एंड लिटरेचर, their natural successor, the Romans added it to their legal system and the art of statecraft। जहाँ यूनान ने दुनिया को जमहूरियत, फ़लसफ़ा, साइंस, अदब और कुदरत के हवाले से सोचने का नज़रिया दिया, वहाँ रोमियों ने इसमें एक और चीज़ इजाफ़ा की। वो क्या थी? वो था कानूनी निज़ाम, द लीगल सिस्टम एंड द आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अगेन वाइल द ग्रीक ऑलवेज रिमेन्ड disunited, the Roman showed the way of to unity and consolidation। The Greek tends to intellectual but the Romans proved to the practical minded। ग्रीक जो थे वो इंटेलेक्चुअल माइंडेड थे, जबकि जो रोमन्स थे वो प्रैक्टिकल माइंडेड थे। विद दिस कॉन्ट्रास्ट इन माइंड लेट अस एक्समाइन द जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन एम्पायर। जोग्राफिकल फैक्टर्स में आपको बता दिया कि मेडिटेरेनियन सी के किनारे या आप देख सकते हैं रोम मौजूद है। अच्छा, जितनी भी आप ये मेडिटेरियन सी यानी बहरा रोम के इर्द गिर्द आप रियासतें देख रहे हैं, ये कभी सल्तनत रोमा का हिस्सा होती थी, रोमन एम्पायर के कब्ज़े में थी, क्योंकि रोमन एम्पायर की फ़ौजियों ने, रोमन एम्पायर के लोगों ने इन तमाम पर कब्ज़ा हासिल कर लिया था। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रोम के हवाले से लैटिन्स एंड अदर्स के लातीनी ज़ुबान के हवाले से। अबाउट 1800 BC ए ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन कॉल्ड इटैलिक्स केम टू इटली थ्रू अल्पाइन पासिस। ठीक है। वन ऑफ देयर ट्राइब्स वाज द लैटिन्स हु सेटल्ड इन द लैटियम। ये लातीनी ज़ुबान की बात आपको बता रहा हूँ कि रोम के लोग अक्सर लातीनी ज़ुबान लिखते और समझते थे। तो लातीनी ज़ुबान का इर्तका कैसे हुआ? कहा जाता है कि 1800 कबलस मसीह पहले बहुत सारे इंडो यूरोपियन के कबाइल जो हैं वो इटैलिक्स कहलाते थे और वो अल्पाइन पहाड़ों से गुज़रते हुए, दरों से गुज़रते हुए यहाँ एक लैथियम शहर है, यहाँ पर आबाद हुए। अब ज़ाहिरी बात है कि वो कबाइल लैटिन्स कबाइल कहलाते थे, तो उनकी बोली लैटिन्स मशहूर हो गई, नहीं लातीनी। द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इटली लाइंग साउथ ऑफ द रिवर टाइबर। एक टाइबर दरिया है जहाँ के साउथ जनूब में जो है वो इटली मौजूद है। दे स्पोक लैटिन एंड लर्न टू यूज़ ब्रॉन्ज। वो लातीनी ज़ुबान बोलते थे और कांसी की जो है वो इस्तेमाल वो जानते थे। द लैटिन बिगिंस टू लिव इन small walled villages for protection। They established several such villages in the midst of 7 hills near the west coast overlooking the river Tiber। They became trading posts of the Latins and eventually developed into the city of Rome। Latins were not the only people who settled in Italy. There came the Etruscans, a civilized people from Asia Minor who settled on the land lying north of the river Tiber around 800 BC in the far south of Italy. The Greeks and established their colonies. They occupied the eastern part of Sicily also। Further north there were the barbaric Gauls। अच्छा, इसके हवाले से अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली तारीख, जैसे यूनान के बारे में मैंने आपको बताया कि हेरोडोटस वो फर्स्ट हिस्टोरियन था जिसने तारीख लिखी है। अच्छा, कभी आपने देखा होगा कि दी वर्ड ड्राइव फ्राम द ग्रीक लेटर और दी वर्ड ड्राइव फ्राम द लैटिन वर्ड। तो ये कैसे हो सकता है? ये किस तरह होता है कि जो भी लफ्ज़ हम देखते हैं या तो यूनानी ज़ुबान से लिया अगज़ किया गया है या फिर लातीनी ज़ुबान से अगज़ किया गया है। तो इसका एक ही मतलब समझ में आता है कि सबसे पहले जिन लोगों ने तारीख़ लिखी है, हिस्ट्री लिखी है, या तो वो यूनानी थे, ग्रीक बोलते थे, ग्रीक लिखते थे, या तो वो रूमी थे जो कि लैटिन लैंग्वेज लिखते थे। इसलिए कोई भी लफ्ज़ हम देखते हैं बायोफिज़िक्स या मैथ के हवाले से या हिस्ट्री के हवाले से या किसी कोई और टर्मिनोलॉजी होती है तो लिखा होता है कि दिस वर्ड इज़ डिराइव फ्राम द लैटिन लैंग्वेज, और ऑन द अदर हैंड दिस वर्ड इज़ डिराइव फ्राम द ग्रीक लैंग्वेज। तो ये इसी वजह से है कि पहले जो तारीखदान थे, जो पहले साइंस लिखने वाले थे, जो पहले लिटरेचर अदब लिखने वाले थे, या तो वो ग्रीक थे या फिर रूमी थे। एक्सपेंशन ऑफ रोम के हवाले से हम देखते हैं, रोम रोज ए स्मॉल सिटी, कि एक छोटा सा पहले गांव था।
लेजेंड से इट वाज फाउंडेड बाय द ट्विन ब्रदर्स। कहा जाता है कि ये दो जुड़वा भाइयों ने तामीर किया। जुड़वा भाई कौन थे? एक का नाम था रोमुलस और दूसरे का नाम था रीमस। रोमुलस और रीमस ऑन द पैलाटाइन हिल इन 753 BC, यानी 753 कबल अज़ मसीह उन्होंने रोम को तामीर किया। दो जुड़वा भाई थे, एक का नाम था रोमुलस, दूसरे का नाम था रीमस। एंड डेस्टिनी ordained her became a big empire after a few centuries. In early imperial career, faced formidable enemies such as the Achaeans from the east, Arthusans from the north, and the Volscians from the south. शुरू में ही उनको बहुत सारे दुश्मनों का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों को मार भगाया। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक कार्थेज सिटी भी देख सकते हैं। कार्थेज सिटी असल में ये डिस्ट्रॉय हो गया था, तबाह हो गया था। कहा जाता है कि रूम हैड सफ़र्ड सो मच एट हैनिबल्स हैंड्स दैट sections of Romans led by Cato desired nothing short of destruction of Carthage itself. They cried, Ledenda esta Carthago, Carthago must be destroyed। ये लैटिन में कहा जाता है कि दे क्राइड, वो चीखे, लेडेंडा एस्ट कार्थेगो, कि कार्थेगो जो है वो ख़त्म हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। वाइल कार्थेज वाज बिजी ग्रैपलिंग विद हर ट्रबलसम नेबरिंग रोमन्स अटैक्ड हर। रोमन ने यहाँ पर हमला कर दिया। अच्छा, रोमन अटैक्ड डिस्पाइट स्टाउट रेजिस्टेंस it was defeated and the invading Romans took vicious pleasure in destroying this most beautiful city। कहा जाता है कि रोमियो ने इस कारतेश की ईंट से ईंट बजा दी और उसको अपने सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके अलावा हम जूलियस सीज़र के बारे में देखते हैं कि जूलियस सीज़र जो है ये एक बहुत बड़ा हुक्मरान गुजरा है। अमॉन्ग द रोमन जनरल्स हु बिकेम फेमस एज द फर्स्ट ट्रीविमविरेट were Pompey, Julius Caesar and Crassus। Pompey was known for the conquest of Syria। Pompey वो बादशाह था रोम का जिसने शाम को फतह किया and the near east and control the Roman Senate। Julius Caesar conquer गाउल, मॉडर्न फ्रांस एंड बेल्जियम। गाउल कहा जाता था, असल में गाउल एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गाउल का मानी है कि वो इलाका जो फ्रांस और बेल्जियम के करीब है, ख़ासतौर पर मॉडर्न फ्रांस और बेल्जियम वाला इलाका। तो जूलियस सीज़र ने गाउल को फतह किया एंड ब्रिटेन एंड सेंड फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स टू रोम अबाउट हिज ग्रेट विक्टोरीज। क्रसिस डाइड फाइटिंग द पार्थियंस। द विक्टोरीज ऑफ जूलियस सीज़र मेड पॉम्पी not only feel jealous but nervous, and so he was ordered to return to Rome minus his army। इस तरह जूलियस जो है वो अकेला रह गया, बट जूलियस सीज़र विद हिज लॉयल आर्मी क्रॉस द रिवर रबिकैन इन 49 BC एंड मार्च टुवर्ड्स रोम। इस तरह वो रोम पहुंचा। ए मोस्ट फेटफुल सेटअप ही टोक इन हिज लाइफ बिगिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर विद द रोमन। सीज़र मेड ए ट्रायम्फेंट एंट्री इनटू रोम वाइल पॉम्पी एंड द सेनेट मेंबर्स। पहले इकट्ठे थे पॉम्पी और जूलियस सीज़र। पॉम्पी ने अपनी फ़ौजी अलग कर ली। तो इस तरह जूलियस सीज़र जो है उस अकेले ने एक काफ़ी लंबी चौड़ी काफ़ी अरसे तक जो है एक पावरफुल स्टेट खड़ी की है रोम में। उसके साथ एक और इसमें हुक्मरान है जो अगस्टस के नाम से मशहूर है। अगस्टस द सक्सेसर ऑफ अगस्टस वाज हिज टिबेरियस who proclaimed himself as the Roman emperor। Thus the republic came to an end and the empire witnessed the rule of one man। इस तरह जो रोम जो है वो एक ही आदमी अगस्टस के दायरे इख्तियार में आ गया। The later murdered many included his own wife and mother। इस तरह जो है वो इसके अलावा एक और हुक्मरान गुजरा है नैरो। इट इज़ लॉन्ग एंड चेकर्ड हिस्ट्री। द रोमन एम्पायर वाज अल्टरनेटली रूल्ड बाय गॉड एंड बैड एम्परर्स। द बैड एम्परर्स इंक्लूडेड कैलिगुला एंड नैरो। कैलिगुला एंड नैरो दो उसमें हुक्मरान हैं। द लेटर मर्डर्ड मैनी इंक्लूडेड हिज ओन वाइफ एंड मदर। जो नैरो था, नैरो को उसकी अपनी माँ और उसकी बीवी ने कत्ल कर दिया। ही ब्लेम द क्रिश्चियंस फॉर सेटिंग फायर टू रोम। उसको उस पर इल्ज़ाम था कि उसने क्रिश्चियन के साथ मिलकर रोम को जलाया है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ये आपके सामने ये अगस्टस का मुजस्मा है। ये मुजस्मा किसका है? ये अगस्टस का है। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि एक कोलोसियम है। कोलोसियम एक ऐसी इमारत थी जिसमें अहले रोम
वहाँ पर तफरीह के लिए जमा होते थे, एंटरटेनमेंट के लिए जमा होते थे। ये आपके सामने इमारत है, इसका नाम कोलोसियम है। कोलोसियम एक वजह तो ये है कोलोसियम की कि इससे अहले रोम की तामीराती ज़ौक़ का पता चलता है कि वो कितने बड़े माहिर तामीरात थे कि वो इस तरह की इमारतें तामीर करते थे। लेकिन इस इमारत में यूनानियों का फ़न तामीर भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो कोलोसियम एक ऐसी इमारत थी जिसमें बादशाह, उमरा, नोबल्स सारे जमा होते थे। वहाँ पर जो कैदी बना कर लाए जाते थे या उनके जो वॉरियर्स होते थे उनको आपस में लड़ाते थे, या उसको भूखे शेरों, हंग्री लायंस के आगे डाल देते थे, और इस तरह वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। यानी ये वॉरियर्स की फ़ाइट का मैदान था, एक ऐसी जगह थी जहाँ मुख्तलिफ़ जंगजू खूनखार दरिंदों के साथ या खूनखार जंगजुओं के साथ लड़ते थे, और जो विनर होता था उसको बादशाह इनाम देता था, उसको फिर आज़ाद कर दिया जाता था। तो ये सारा कोलोसियम ही होता था। हम कह सकते हैं कि ये उनका स्टेडियम था जहाँ वो एक मैच की तरह मैच को देखने की तरह लुत्फ़अंदोज़ होते थे। इसके अलावा यूनान ने अगर अदब फ़लसफ़ा तारीख़ में अदब और फ़लसफ़ा का हिस्सा डाला, तो रोम एक ऐसी सल्तनत है जिसके लोगों ने कानून का हिस्सा डाला, इन्हें लीगल सिस्टम बनाया, मोनार्की, डेमोक्रेसी, और उसके अलावा कौंसल सिस्टम, और उसके अलावा उन्होंने एक और निज़ाम मुतारिफ़ कराया, वो था रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम। रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब ये था कि किसी मुल्क का बादशाह नहीं होता, उनका किंग नहीं होता, बल्कि जो अवाम है वो ख़ुद ही अपना कोई जो है मुंतखब नुमाइंदा चुनती है और उसी के ज़रिए वो हुकूमत करती है। तो इसको दी गवर्नमेंटल फॉर्म ऑफ रिपब्लिकन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर था। इसके हवाले से नेट पर मज़ीद जो मवाद आपको मिल सकता है उसे आप सर्च करें। जो बुक आपको लगवाई है वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसको पढ़ें और उस पर मुकम्मल एक असाइनमेंट बनाएं। सवाल क्या बनेगा? राइट ए कंप्लीट नोट ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ट्रेडिशंस, कल्चर, सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट रोम एंड ग्रीक।